हेलो बच्चों, आरएम साइकोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो साइकोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई थी इससे पहले वीडियो में। आज मैं आप लोगों के लिए सोशियोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आई हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो बच्चों की डिमांड पर बच्चों ने कहा मैडम आप समाजशास्त्र के भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऐसे जो आप बता दीजिए कि कौन कौन से पेपरों में आ सकते हैं। तो इनसे मैंने अधिकतर अभी तक देखा है कि इन वाले जो क्वेश्चन मैंने आपको लिख दिए हैं इस पे मैं उनको बता दी हूँ, क्योंकि उससे बाहर नहीं जाएगा। क्योंकि सोशियोलॉजी में जो कुछ टॉपिक ऐसे हैं अगर आप उनको अच्छे से पढ़ लोगे तो उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। यानी कुछ टॉपिक ऐसे हैं उनको समझ लेने से क्या है वो पूरे टॉपिक के यानी कि जितनी भी उसकी जानकारी है उसको पूरा लिख सकते हो, समझा सकते हो उसको भी। बात तो सही है। सोशियोलॉजी में यानी कि फर्स्ट चैप्टर से अगर हम शुरू करते हैं तो फर्स्ट चैप्टर में जो माल्थस का जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत है, यानी कि मैंने लॉन्ग क्वेश्चंस का बताया है। तो लॉन्ग क्वेश्चंस में क्या है कि माल्थस का जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत ये बहुत बार आया है पेपरों में और इस बार मतलब हर बार आने की ज्यादा चांसेस रहते हैं इसके। दूसरा है स्त्री पुरुष अनुपात है इसमें। इसके साथ साथ जो भी इसमें जनसंख्या से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं, यानी कि इस वाले चैप्टर में जो भी जनसंख्या से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं वो तो तुम्हारे उसमें भी आते रहते हैं। यानी कि जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या है, जनसंख्या को कैसे कम किया जाए, वृद्धि को कैसे रोकने के, तो ये सारी चीजों को तो आप लोगों को हिंदी में भी आपका निबंध भी आता है, जनसंख्या वृद्धि पर एक लेख लिखिए। और भी तुम लोगों के कई टॉपिक ऐसे रहे जिस जनसंख्या पर आते रहते हैं। तो अगर उससे संबंधित तुम्हारा कोई क्वेश्चन आता है तो उसको तो तुम बनाकर भी लिख सकते हो। तो इस वाले चैप्टर में आपका यही है जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भूमंडलीकरण का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यानी कि सबसे पहले आपको भूमंडलीकरण पता होना चाहिए क्या होता है। भूमंडलीकरण अगर आपको पता होगा तो उसका अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव दिखेंगे वो आप अच्छे से डिफाइन कर सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन है जातिवाद और सांप्रदायिकता। यानी कि जातिवाद क्या है, इसके कारण क्या है, या फिर सांप्रदायिकता क्या है, सांप्रदायिकता के मतलब कैसे इसके क्या कारण रहे हैं। तो जातिवाद और सांप्रदायिकवाद आपको पता होना चाहिए कि ये क्या चीज होती है। तो उनके बारे में अगर आपको पता हो, अगर इससे संबंधित कोई क्वेश्चन आता है तो आप बनाकर भी लिख देंगे। वैसे जितने भी मैं आपको क्वेश्चन बताए हैं उसमें क्या है कि जो अधिकतर आते हैं और इस बार भी चांसेस ज्यादा है। जैसे इसमें सामाजिक सर्वेक्षण के उद्देश्य एवं महत्व, यानी कि इसके क्या उद्देश्य है, सामाजिक सर्वेक्षण क्यों जरूरी है और इसके क्या उद्देश्य रहते हैं, यानी कि क्या फायदा होता है। तो ये वाला टॉपिक यानी पिछली बार आपका इसमें कई बार क्वेश्चंस आते रहे हैं इसमें। और इसके बाद है ये 6 क्वेश्चन है जो साक्षात्कार के उद्देश्य और प्रकार, यानी कि जो भी इंटरव्यू है ये आपका साइकोलॉजी में भी एक टॉपिक है साक्षात्कार। तो इसको थोड़ा सा पढ़ लेना उसको, यानी कि जो भी टॉपिक के नाम ले रही हूँ अगर आपने वो टॉपिक अच्छे से पढ़ लिए तो जरूरत नहीं पड़ेगी आपको कुछ भी और करने की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था में उपनिवेशवाद का क्या प्रभाव पड़ता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है क्योंकि उपनिवेशवाद बहुत बार आता है क्वेश्चंस में, कभी लघु में भी आ जाता है कभी दीर्घ में भी आ जाता है। तो उपनिवेशवाद का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, उपनिवेशवाद क्या है, इसको पहले डिफाइन करना होगा आपको। तो इसके बारे में ये वाले क्वेश्चन को आप अच्छे से लर्न कर लेना। इसके बाद है नगरीकरण और औद्योगिकरण। नगरीकरण और औद्योगिकरण भी आपका मतलब जितने भी वैसे तो मैंने बता रही हूँ वो ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है आपके समाज पर, इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं और इनमें क्या अंतर है। तो आप अच्छे से करके जाना घर से तैयारी करके, क्योंकि समाजशास्त्र का पेपर भी आपका 8 तारीख को है। तो आप जितनी अच्छी तैयारी कर लोगे, बच्चे क्या है अधिकतर कह रहे हैं कि 15 चैप्टर्स है उनको कैसे करेंगे। तो 15 चैप्टर्स मायने नहीं रखते हैं, चैप्टर्स में जो जो टॉपिक मेन है उनसे ही क्या है क्वेश्चन आता है। और क्वेश्चंस क्या घुमा फिरा के थोड़ा सा आ जाता है, थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि उसको समझ लिया तो आप उसके बारे में लिख सकते हो। पश्चिमीकरण और पंथ निरपेक्षीकरण, यानी कि पंथ निरपेक्षीकरण को धर्म निरपेक्षता भी कहते हैं। यानी कि जो पश्चिमीकरण है यानी कि जो भी इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन बनता है कि पश्चिमीकरण का हमारे समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है या धर्म निरपेक्षता का क्या अर्थ है, तो इनके अर्थ और इनसे संबंधित जो क्वेश्चन है उनको पढ़ लेना थोड़ा सा। इसके बाद है पंचायत की शक्तियां, यानी कि जो पंचायती राज है उसका क्या शक्तियां हैं और उसके क्या कार्य है, ये इस बार आ सकता है आपका। उसके बाद है नेक्स्ट स्वतंत्रता के बाद ग्रामीण समाज में परिवर्तन, यानी कि ग्रामीण समाज में स्वतंत्रता के बाद क्या परिवर्तन आया है उससे संबंधित क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा है सामाजिक आंदोलन के सिद्धांत या कारक, यानी कि क्या सिद्धांत रहे सामाजिक। पिछली बार आपका हरित क्रांति आया था और आपका पर्यावरणीय आंदोलन आया था, तो उनको थोड़ा थोड़ा सा पढ़ लेना, ज्यादा समझ लेना, उनको ज्यादा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस बार सामाजिक आंदोलन के सिद्धांत या कारक भी आ सकता है। और एक आपका किसान आंदोलन, यानी कि इसके साथ साथ आपका आ सकता है किसान आंदोलन, तो उसको भी थोड़ा सा पढ़ लेना। वैसे लघु में आएगा वैसे किसान आंदोलन है जो, तो लघु के अकॉर्डिंग याद कर लेना उसको। तो वैसे दीर्घ के लिए इतने जो टॉपिक दिए गए हैं इनसे घुमा फिरा के ही क्वेश्चन आएंगे, तो आप अच्छे से लर्न कर लेना। इसके अलावा
इसके बाद लघु क्वेश्चंस हैं, यानी कि शॉर्ट वाले क्वेश्चंस हैं, जो जाति व्यवस्था में पृथक्करण एवं अधिक्रम की भूमिका, ये क्वेश्चन है जो बहुत बार पेपरों में आता है आपका और आया भी है। और उपनिवेशवाद के जो कारण है, यानी कि जो मैंने अंडरलाइन कर दिए गए हैं, यानी कि उनको क्वेश्चंस को आप अच्छे से लर्न कर लेना, उससे बाहर नहीं जाएगा आपका पेपरों में। यानी जाति व्यवस्था में क्या क्या परिवर्तन आया उनकी वजह से, और जन्म दर मृत्यु दर क्या है, यानी कि ये कैसे होती है, और जनसंख्या वृद्धि को रोकने के क्या क्या उपाय हैं। तो ये आपका पेपरों में आया है। जनसंख्या संबंधित से अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो उसको तो आप बनाकर भी लिख देंगे। सोशियोलॉजी में ऐसा नहीं है कि आप किताबी का ही लिखे, यानी कि अगर वो समाज से जुड़ी हुई कोई चीज है जिसको बारे में आपको थोड़ी सी भी नॉलेज है तो आप उसको बनाकर भी लिख सकते हैं। हेडिंग वाइज लिख सकते हैं, या फिर आप थ्योरी में मतलब थोड़ा सा पॉइंट वन में भी लिख सकते हैं। तो जैसा भी आपको आ रहा है आप वैसे ही आप पॉइंट्स में लिख सकते हो। इसके बाद जो है ग्रामीण और नगरीय समुदाय में अंतर, ये भी आपका कई बार क्वेश्चंस में आया है। इसके बाद है वस्तुकरण या परिणीकरण, और ये बच्चों को अधिकतर को पता नहीं होता है कि क्या होता है परिणीकरण, यानी कि एक ऐसी चीज जो पहले बिकती नहीं थी मार्केट में वो बिकने लगी है। जैसे पानी की बोतल पहले नहीं बिकती थी, अब बिकने लगी है, या फिर जो मजदूरी है वो बिकाऊ हो गई है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी है जो बिकने लगी है। ऐसे ही ये अदृश्य हाथ, यानी कि जो काम हो रहा है, तो इसको टॉपिकों को अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद है अपृश्यता छुआछूत, यानी कि इसके बारे में भी आपको पढ़ लेना क्या होता है अपृश्यता। इसके अलावा है नेक्स्ट है स्त्रियों की असमानता एवं अधिकारों के लिए संघर्ष, यानी कि क्या क्या संघर्ष हुए हैं महिलाओं के अधिकारों के लिए, तो उनको आप पढ़ लेना। सामाजिक बहिष्कार एवं अपवर्जन, सामाजिक बहिष्कार क्या है या अपवर्जन किसे कहते हैं, यानी कि अगर आपका घुमा फिरा के कोई क्वेश्चन आ भी जाता है तो आप इनको कर लेना है। उसके अलावा थोड़ा सा इसमें जनजातियों को थोड़ा पढ़ लेना, कौन कौन सी जनजातियां ऐसी हैं जो कहाँ कहाँ पे पाई जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्म समाज और आर्य समाज, यानी कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई है और इसको लाने वाले कौन है, या फिर आर्य समाज की स्थापना कब हुई है। तो इन दोनों के सनों को याद कर लेना, इनको इनके जो संस्थापक है उनको भी आप थोड़ा याद करके जाना पेपरों में। इसके अलावा है सांस्कृतिक विविधता, सांस्कृतिक विविधता और सामुदायिक पहचान क्या होती है और ये कैसे बनती है। ये क्वेश्चन आपके दो क्वेश्चन हैं, इनको आप अच्छे से पढ़ लेना। इसके अलावा है क्षेत्रवाद, यानी कि क्षेत्रवाद क्या है, क्षेत्रवाद आपको पता होना चाहिए। किसी क्षेत्रवाद किसे कहते हैं, संस्कृतिकरण पर लेख, यानी कि संस्कृतिकरण किसे कहते हैं। ये जितने भी टॉपिक मैंने आपको लिखवाए हैं उनका अर्थ आपको मेनली पता होना चाहिए, क्योंकि जब तक अर्थ नहीं पता हो आप उस टॉपिक के बारे में कुछ भी नहीं लिख पाएंगे। इसके अलावा है दबाव समूह या हित समूह, यानी कि दबाव समूह को हित समूह भी कहते हैं। क्वेश्चन अगर आपका आता है हित समूह से का महत्व क्या है या फिर दबाव समूह से क्या महत्व है, तो क्वेश्चन घुमा फिरा के भी आ सकता है। थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना जरा और अच्छे से करने की कोशिश करना। इसके बाद आ जाता है उदारीकरण। उदारीकरण भूमंडलीकरण से भारतीय उद्योगों में क्या क्या परिवर्तन आए, यानी कि जब किसी भी कार्य को करने के लिए उदारीकरण और भूमंडलीकरण होती है तो उसमें उद्योग में क्या क्या चेंजेस आए हैं उनको थोड़ा सा आप पढ़ लेना। इसके अलावा है भारत में आधुनिकरण में जनसंचार की क्या भूमिका है, यानी कि जो भी आधुनिकरण है आज तक का जो टाइमिंग है वो उसमें जो जनसंचार का क्या रोल रहा है और उसमें मास मीडिया कब प्रारंभ हुआ और जनसंचार के साधन कौन कौन से हैं, ये थोड़ा थोड़ा सा आप पढ़ लेना। क्योंकि जब थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ा हुआ होगा तो लिखने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। वैसे तो बच्चे ये कह रहे थे कि 15 चैप्टर्स है, तो 15 चैप्टर हो चाहे कुछ भी हो, जो टॉपिक होते हैं वो मेन होते हैं आपके। यानी कि टॉपिक अगर आपको अच्छे से आता है, यानी कि टॉपिक के बारे में आपने पढ़ा है, टॉपिक के बारे में थोड़ी सी भी जानकारी है कि इस टॉपिक का अर्थ ये होता है या ये मतलब होता है, तो आप क्वेश्चंस के बारे में लिख सकते हो। इसके बाद जो है सामाजिक परिवर्तन या सामाजिक आंदोलन में क्या अंतर है। तो पिछली बार तुम लोगों के आंदोलन आया था, यानी कि इस बार तुम्हारा किसान आंदोलन भी आ सकता है। पर्यावरणीय आंदोलन आया था और हरित क्रांति आई थी, तो इस बार तुम लोग थोड़ा सा इसको भी पढ़ लेना, किसान आंदोलन को, और ये सामाजिक आंदोलन और सामाजिक परिवर्तन में अंतर को याद कर लेना। ये मेरे 15 चैप्टर से मैंने कुछ निकाले हुए कुछ क्वेश्चंस हैं, यानी कि जिनको जो अधिकतर बार आए हुए हैं, तो आप कोशिश करना जो भी मैंने चैप्टर्स के क्वेश्चंस निकाले हैं उनको आप अच्छे से लर्न कर लेना। बाकी का जो 8 तारीख को आपका एग्जाम है उसको थोड़ा सा यानी कि जो आ रहा है वो तो करना ही है, आपको जो नहीं आ रहा है उससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चंस की कोई भी जानकारी है आंसर की तो आप लिखना, मतलब रुकना नहीं, क्योंकि ये सोशियोलॉजी है। मतलब इसमें क्या है, आपके जितने भी है सामाजिक चीजों से जुड़ी हुई होती है, यानी कि आपके आसपास में हो रही घटनाओं या आसपास में हो चुकी जो चीजें होती हैं उनके बारे में ही है। तो अच्छे से करना पेपर को। ऑल द बेस्ट एंड